नमस्कार। आप किसी भी अफगान से बात कर लें, वह कम्युनिस्ट हो या पूंजीपति हो, तालिबानी हो या कबायली लड़ाका हो, शहरी हो, देहाती हो, आस्तिक हो या नास्तिक हो, 90 बातों पर एक दूसरे से असहमत होंगे, मगर इन बातों पर सब सहमत होंगे कि डूरंड रेखा एक नाजायज लकीर है और हम इसे नहीं मानते। जी हां, आज हम बात करेंगे आपसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों को लेकर और भारत पर उसका क्या असर पड़ेगा, आपको बताते हैं। सबको यकीन है कि 1893 में अफगान अमीर अब्दुल रहमान खान और ब्रितानी सरकार के सचिव सर मार्टिमर डूरंड ने सरहद हदबंदी के जिस समझौते पर दस्तखत किए, उसकी मियाद 100 बरस थी। मानो वह समझौता 1993 में खत्म हो गया। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि यह समझौता ब्रिटिश भारत से हुआ था, इसलिए 14 अगस्त 1947 को ही यह खत्म हो गया। शायद इसलिए 1949 में अफगान लोया जिरगा ने डूरंड रेखा को एक बोगस और फर्जी करार देने के संकल्प को पारित कर दिया और नारा लगाया कि दोनों ओर के पख्तून एक हैं। डूरंड रेखा क्या है, आइए बात करते हैं। क्या वाकई ये सरहदी लकीर है जो 100 बरस के लिए खींची गई थी? क्या ब्रिटेन के भारत से विदा होते ही यह समझौता खत्म हो गया? क्यों ना चश्मे को उतार के देखा जाए। ये वाला चश्मा नहीं, वास्तविक समीक्षा की जानी चाहिए इसकी। चश्मे का मतलब यह है, दरअसल 1893 में जो डूरंड रेखा खींची गई थी वह 100 बरस के लिए नहीं थी, बल्कि अमीर अब्दुल रहमान खान और सर मार्टिमर डूरंड ने जिस समझौते पर दस्तखत किए थे, उसकी मियाद दस्तखत करने वाले बादशाह की जिंदगी तक मानी गई थी। इस समझौते में यह बात भी शामिल थी कि अफगानिस्तान अपनी जरूरत का असलहा भारत के रास्ते खरीद सकता है और ब्रिटिश भारत अफगान बादशाह को सालाना 18 लाख रुपए का ग्रांट भी देगा। इसलिए अमीर अब्दुल रहमान की मौत के साथ जैसे ही समझौता समाप्त हुआ, ब्रिटिश सरकार ने नई व्यवस्था तैयार होने तक सालाना ग्रांट और पैसेज मतलब पारगमन की सुविधा पर पूरी तरह से रोक लगा दी। अब भारत में ब्रिटिश सचिव सर लुई डीन नए अमीर हबीबुल्लाह खान के निमंत्रण पर बातचीत के लिए काबुल पहुंचे। 21 मार्च 1905 को ब्रिटिश सचिव और हबीबुल्लाह के बीच समझौते पर दस्तखत हुए और राहत व पारगमन की सुविधा फिर से बहाल कर दी गई। इस समझौते के मसौदे में अमीर हबीबुल्लाह की तरफ से वादा किया गया था कि उनके पिता ने ब्रिटिश सरकार के साथ जो समझौता किया था वह भी उस पर पूरी तरह से अमल करते रहेंगे और कभी भी इस समझौते का विरोध नहीं करेंगे। तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध के 8 अगस्त 1919 को रावलपिंडी में अफगान गृह मंत्री अली अहमद खान ने ब्रिटिश सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके नतीजे के तौर पर ब्रिटेन ने हालांकि राहदारी, पैसेज और सालाना ग्रांट की सुविधा वापस ले ली, मगर अफगानिस्तान की स्वतंत्रता और स्वायत्तता को पहली बार स्वीकार कर लिया गया। समझौते के 5वीं क्लॉज में लिखा है कि अफगान सरकार भारत और अफगानिस्तान की वही सीमा पहचानता है जो मरहूम अमीर हबीबुल्लाह खान से स्वीकार की थी। यूं पहली बार 1919 के समझौते के तहत डूरंड रेखा समझौते की मियाद बादशाह की जिंदगी तक बने रहने की पाबंदी से मुक्त होकर आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बन गई। 22 नवंबर 1921 को काबुल में ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि सर हेनरी डॉब्स और अफगान सरकार के प्रतिनिधि महमूद करजई ने ब्रिटेन और अफगानिस्तान के बीच दोस्ताना व्यापार संबंधों के समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस करार ने 1919 वाले समझौते की जगह ले ली। नए समझौते में कहा गया है कि दोनों पक्ष भारत और अफगानिस्तान के बीच वही सरहद कबूल करते हैं जो 1919 के समझौते में स्वीकार किया गया था। 1921 के समझौते में यह भी कहा गया है कि इस बदलाव के 3 साल बाद कोई भी पक्ष समझौते से वापस हो सकता है, मगर न ब्रिटिश सरकार और न ही अमीर अमानुल्लाह खान की सरकार ने इससे कदम पीछे। अमीर अमानुल्लाह खान के उत्तराधिकारी शाह नादिर खान ने 6 जुलाई 1930 को ब्रिटिश सरकार के खत के जवाब में जो राजनयिक पत्र भेजा, उसके दूसरे पैरा में लिखा है
कि आपकी लिखित चेतावनी के जवाब में हम गर्व से घोषणा करते हैं कि जो करार पहले से वजूद में है उसे हम मानते भी हैं और उसे पूरी तरह से लागू माना जाए। जबकि अफगानिस्तान और ईरान की सरहदी हदबंदी की प्रक्रिया भी अफगानिस्तान को बाहर रखकर की गई और यह परसिमन ब्रिटेन और ईरान के बीच समझौते के तौर पर लागू कर दी गई। डूरंड रेखा एकमात्र सीमा रेखा है जिसे अफगान के बादशाह की मर्जी से तय किया गया और लगातार 3 बादशाहों ने 37 वर्ष की अवधि में इस बाबत 5 समझौतों को स्वीकार किया। अफगानिस्तान में इसको लेकर चुनौतियां क्या हैं, बात करते हैं। अफगानिस्तान ने आज तक पूर्व रूसी राज्यों से मिलने वाली अपनी उत्तरी सरहद की हदबंदी और ईरान से लगने वाली पश्चिमी सरहद को चुनौती नहीं दी, मगर डूरंड रेखा को हर बार चुनौती दिया गया। अगर पाकिस्तान ब्रिटिश भारत का उत्तराधिकारी राज्य नहीं होता तो अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा के बारे में क्या कहा जाए। सोवियत संघ के पतन के बाद सोवियत संघ से अलग हुए मध्य एशियाई देशों से लगता है, अगर वाकई अफगानिस्तान समझता है कि उसके साथ ऐतिहासिक बलात्कार हुआ है तो क्या कोई भी अफगान सरकार कभी इस नाइंसाफी को इंटरनेशनल कोर्ट में चुनौती देना पसंद करेगी। शायद यही एक कानूनी रास्ता है जो रोज रोज की बकझक से निजात पाने का अगर कोई अच्छे तरीके से कोई रास्ता हमें दिखता है तो सिर्फ यही दिखता है कि अफगानिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट में इस मुद्दे को चुनौती देनी चाहिए और अफगान सरकार तभी संतुष्ट हो पाएगी जब इसका कोई हल इंटरनेशनल कोर्ट से निकले। बात करेंगे आपसे फिर एक किसी नए विषय को लेकर। बने रहिए आप सरल भारत न्यूज में, देखते रहिए सरल भारत न्यूज। दीजिए मनीष पांडे को इजाजत। नमस्कार।